नमस्ते आप सभी को। आज रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन इस किताब के 7वें हिस्से में आपका स्वागत है। अभी तक के 6 हिस्सों में आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेजी सरकार कानून बना बना करके हम लोगों को बर्बाद कर रही है और हम लोगों को नए तरीके से शोषण का एक रास्ता दे रही है, जिसमें शोषण हमारा हो रहा है और तरक्की उनकी हो रही है। उनके पास धन जमा हो रहा है, हमारे पास कागजी नोट जमा हो रहे हैं। हमने ये सोचा कि हमें देखना पड़ेगा कि आज के दौर में उन द्वारा किए गए जो षड्यंत्र हैं, उनका क्या स्टेटस है। जो इस टाइम पर काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हैं, उनका क्या कहना है। वो जो कानून बनाने की बात करते हैं, क्या वो कानून के जरिए हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, बर्बाद कर चुके हैं, या अभी भविष्य में उनको बर्बाद करना है। तो उसके लिए हमने देखा कि इन्हीं की जबान से हमको पूछना पड़ेगा, या इन्हीं की जबान से हमें कहलवाना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। ये एक बार पता तो चले जनता को। हम तो कहते रहेंगे, किताब लिख देंगे और आर्टिकल लिख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन यदि इस बात को सत्ता के अंदर बैठे लोगों के माध्यम से ही कहलवा दिया जाए, तो यदि ये बातें सरकार का वो विभाग या सरकार की वो एजेंसी ही मानने लग जाए कि केंद्र सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पर लगी है, या रिजर्व बैंक ने ही हमें बर्बाद किया है, तो कहानी कुछ और हो जाएगी। इसीलिए किताब के लेखक घनश्याम वर्मा जी ने पूरा एक खाका तैयार किया, और एक एक चीज जो हम पूछते हैं बैंकों से जब हम आवेदन लगाते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा की कि एक बार इनसे कहलवा देते हैं, फिर देखते हैं कि खेल क्या है। हम आप लोगों से कई बार चर्चा करते हैं, और हमसे चर्चा करते हुए कई बार ऐसा कहते हैं लोग कि आप लोग वही पर्ची दे दीजिए। आप कहते हो कि लोन में रुपया नहीं दिया, आप कहते हो कि लोन में नोट दिए हैं और वो नोट नकली हैं, तो आप नकली नोट ही दे दीजिए। हम वो क्यों कहते हैं और किस तरह से वो चीज़ें निकल के आती है, वो इस पेज नंबर 39 के बाद आपको दिखाई देगी। ये पेज नंबर 38 जहाँ यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। यहाँ तक हम पिछले 6 भागों में बात कर चुके हैं। निडर इंडिया चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट है, इसी जो किताब का नाम है वही प्ले लिस्ट का नाम है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उसी प्ले लिस्ट में आपको पिछले 6 भाग मिल जाएंगे, और आज 7वां भाग आपके सामने है। हर हफ्ते यानी कि रविवार को या शनिवार को हम लोग सुबह 10 बजे इस रुपए वाले भाग को डालते हैं, ताकि सब लोगों को पता चले कि सुबह 10 बजे का हमारा शेड्यूल किया हुआ है कि शनिवार को सुबह 10 बजे डलेगा, तो शनिवार और इतवार को काफी लोग फ्री होते हैं, तो वो इनको देख सकें। सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा पकड़ा गया रिजर्व बैंक की झूठ और रद्दोबदल, यानी कि रिजर्व बैंक का जो झूठ है वो बदला गया। की का में थोड़ा बहुत अगर आपको ग्रामेटिकल एरर दिखाई देता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी इसमें एडिटिंग करनी है। जो इसमें एरर है उनको ठीक करना है, ग्रामर ग्रामर के मिस्टेक्स को, बाद में ये ठीक हो जाएगा। हमें सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जिसमें जिससे यह सिद्ध होता है कि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार, यहाँ भारत सरकार लिखा है, भारत सरकार नहीं, ये केंद्र सरकार है। भारत सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, ये बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने भारत के लोगों के साथ छल कपट और धोखा किया है। भारत सरकार किसी के साथ छल कपट या धोखा नहीं कर सकती, केंद्र सरकार करेगी। तो 2017 में सितंबर की 28 तारीख 2017 को एक सवाल पूछा कि क्या वर्तमान में बैंक नोटों का निर्गमन, मतलब इसका जो आगे बैंक नोटों जो चलन में लेकर जाना, प्रतिभूति रखकर किया जाता है। यानी बैंक नोट जो इशू किए जाते हैं वो प्रतिभूति रख के किया जाता है। प्रतिभूति मतलब गारंटी, कोई सामान गारंटी में रखा जाता है। यदि हाँ, तो कौन सी प्रतिभूति और कितनी मात्रा प्रति रुपए में रखी जाती है, इसे सूचना के रूप में प्रकट करें। ये सवाल जो है ये मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये वाला रहा। 2017 में इसका जवाब आया, और इसके जो जवाब हैं वो मैंने अभी देखा था। इससे अगले पेज पर हम देखेंगे 189 से लेकर 197 तक
ये जो सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी जो आरटीआई की कॉपी है वो पेज नंबर 187 से लेकर 189 से लेकर 197 तक है। तो वो आरटीआई इसका पेज, यानी कि इसका मतलब है हम आगे वाले पेजेस भी इसमें कवर कर रहे हैं साथ के साथ। यानी वो जो आरटीआई वहां लगी है उसकी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो बैंक ने 2017 में, यानी कि सितंबर में हमने दिया और नवंबर में जवाब आया बैंक द्वारा, और धारा इसने कहा कि रिजर्व बैंक का जो कानून है, यानी रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 33(1) में परिभाषित रूप से पात्र संपत्तियों द्वारा समर्पित है। समझे आप बात? इसको समझिएगा। ये कहता है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 33(1) में परिभाषित रूप में पात्र संपत्तियों द्वारा समर्थित हैं। यहां गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि जब हम आपको ये नोट के बारे में बताते हैं, ये जब रिजर्व बैंक का ये नोट है, 500 रुपए का नोट आपके सामने है, जब हम इनके बारे में आपको बताते हैं तो यहां जो ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में, और यहां हिंदी में लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और अंग्रेजी में लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां लिखा है गारंटीड, हमने भी पूछा है कि प्रतिभूति क्या है, और यहां पर वो कह रहा है कि गारंटी नहीं है, समर्थित है, यानी सपोर्ट में है, ना कि गारंटी में। दोनों में दिन रात का अंतर है। नोट के ऊपर लिखा है गारंटी और रिजर्व बैंक कह रहा है समर्थन। इसको देखिएगा, अभी आगे हम देखते हैं। प्रत्येक नोट पर लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, जबकि अर्थात संपत्तियों की गारंटी, और रिजर्व बैंक का कहना है संपत्तियों द्वारा समर्थित, समर्थन। समर्थन और गारंटी में दिन रात का अंतर है, पूर्व पश्चिम का अंतर है। यह भारत की जनता के साथ धोखा है 1990 तक। अब इसको देखिए कितना बड़ा धोखा है ये। अगर हम 1990 तक की बात करें, 15 अक्टूबर 1990 तक रुपए में प्रति रुपया 0.11849 ग्राम शुद्ध सोने का हिसाब था। 1990 तक की बात हो रही है ये, यानी कि आज से 35 साल पहले तक 1 रुपए में इतने ग्राम सोना शुद्ध लिखा था। इसको यदि आप लोग कन्वर्ट करते हो 100 रुपए में, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। यदि आप 100 रुपए में कन्वर्ट करते हो तो 100 रुपए में 11.8489 ग्राम शुद्ध सोना मिलता है यहां पर, यानी 1 तोले से ज्यादा। इसे खत्म करके रुपया बाजार के हवाले कर दिया गया। मैं जहां तक समझता हूं उस टाइम पर कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह कहीं सत्ता में होगा रुपए के खेल में, क्योंकि जो एलपीजी की स्कीम थी, एलपीजी गैस की बात नहीं कर रहा हूं, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि मनमोहन सिंह का षड्यंत्र था। आपके सामने कांग्रेस की सरकार ये बताएगी कि ग्लोबलाइजेशन से देश ने तरक्की की है। असलियत में वो ग्लोबलाइजेशन करके, यानी पूरी दुनिया के साथ में हमारा समझौता करके या उस तरह के वो संबंध स्थापित करके इस रुपए को बाजार के हवाले करना था। और मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनेता हैं जो कभी भी चुनाव नहीं लड़े और कभी भी चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो हमारे गवर्नर भी रहे आरबीआई के, वित्त मंत्री भी रहे भारत सरकार में, सलाहकार भी रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी रहे, और इन्हीं के जरिए सारा का सारी बर्बादी उन्हीं के हाथ से करवाई गई है, और दुनिया के सामने उनको एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री स्थापित किया गया। ये मैं कहीं आप सोच रहे हो आज के टाइम पे बीजेपी की सरकार में बोल रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार के हम लोग साथ में हैं। मनमोहन सिंह की हुई बर्बादी हो सकती है, ये आप देखिएगा 1990 में कौन है, इस पे हमने देखा नहीं, तो कौन वित्त मंत्री है या कौन गवर्नर है वो पता लगेगा आपको, मनमोहन सिंह वहां शामिल मिलेगा। अब आप बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि मनमोहन सिंह का क्या रिश्ता हो सकता है इसमें, कि वो कौन है उस टाइम पे। यानी कि ये सिर्फ प्रतिभूति नहीं है, गारंटी नहीं है, केवल समर्थन में रखा गया है, जो कि मात्र दिखावा है। इससे सिद्ध होता है कि ये रुपया वैध निविदा धन नहीं बल्कि कागज का टुकड़ा है। वैध निविदा यानी लीगल टेंडर नहीं है,
धन नहीं है, कागज का एक टुकड़ा है। आपको यदि इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या समर्थन और गारंटी एक ही होता है? यदि नहीं तो फिर ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ, और यदि वो धोखा है तो फिर इस धोखे को आपने बर्दाश्त कैसे किया है? बाकी फिर इसके बाद आगे बताते हैं हम। आरटीआई के द्वारा जो उत्तर में रद्दोबदल के दिया गया, रद्दोबदल का इसका ये मतलब है कि जो पहले वाला नोट है, जो आरबीआई ने आपको दिया होगा कि जो 1968 से पहले का नोट है और जो 1968 के बाद का नोट है, क्या उसमें कोई फर्क है? ये वो बताने की, पूछने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। और साथ ही हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सूचना हमारी ये है कि क्या बैंक नोट पर गवर्नर का वचन खंड सिर्फ अंग्रेजी में लिखा होता था या नहीं? तो जब हमने पूछा कि यदि अंग्रेजी में लिखा जाता था तो गवर्नर का वचन खंड किस दिनांक और सन में परिवर्तित किया गया, इसकी प्रमाणित सूचना बताइए। अब देखिएगा खेल, यहां पर जो आरटीआई में भी वो खेल खेलते हैं। कमाल की बात यह है, उनके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध है, फिर भी वहां पर उत्तर देने वाला व्यक्ति बिना किसी जिम्मेदारी के आपके साथ ठगी कर रहा है, आपके साथ चोरी कर रहा है, आपको बका रहा है। कैसे बका रहा है? जब हमने 2017 में उनसे, 2018 के सितंबर में हमने ये पूछ लिया कि आपने वचन खंड के जो इस वचन खंड को बदला है कि नहीं लिखा है, तो उन्होंने कहा कि पहले आई प्रॉमिस टू पे द बिरर अ सम ऑफ रुपीज दिस लिखा जाता था प्रारंभिक से ही। इसके बाद 1968 से बैंक नोट पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में वचन खंड के छापे जाने की प्रथा प्राप्त हुई। ये भी मैंने आपको बताया, पेज नंबर 189 से लेकर 197 तक इसका जवाब इसमें आपको आरटीआई में इसी किताब के पेज पे में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब हमने ये कहा इस असत्य और भ्रामक सूचना का, यानी कि असत्य और भ्रामक इसलिए कहा कि इन्होंने कहा, जब हम आपको वीडियोज में बोलते रहते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड, वो सब था, तो ये कैसे कह सकते हैं? हम आपको स्क्रीन पर वो दिखा भी देंगे कि वो नोट था जो दिखाया जाता था। ये वाला नोट जो 1968 वाला नोट है वो ये था, आपने देखा भी होगा, 10 रुपए का नोट। और ये कहता है कि ऑन डिमांड वाला कोई सीन यहां पर नहीं है। अब वो कहता है कि 2021 में, जब फिर उसके बाद फरवरी 2021 में अपील दायर की, इसकी बहस हुई, जो सूचना आयुक्त था, जो सीआईसी था, श्री सुरेश चंद्रा, उनके समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो जो अपनी जो अभिलेखाकार है, यानी कि जो अपना आर्काइव है, वहां से जब दस्तावेज निकाल करके लाए थे गवर्नर के, तो उनके वो जवाब दिए। उसके बाद केंद्रीय सूचना अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि घनश्याम वर्मा द्वारा कही गई बात और दस्तावेज एकदम सही हैं, और गवर्नर के वचन खंड को सन 1968 के बाद हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में वचन खंड में परिवर्तन करके बदला गया है। यह सूचना सुन करके सूचना आयुक्त भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पिछले दिए गए उत्तर की जगह पर पुनः संशोधित करके उत्तर दे करके प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया। उसके बाद भी प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं भेजा गया। उत्तर तो दे दिया लेकिन प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं भेजी गई। तो ये पेज नंबर जो 242 से 280 लिखा है, असल में ये 189 से 197 है, इसको हम ठीक कर देंगे। रिजर्व बैंक के सूचना अधिकारी द्वारा चीटिंग और रद्दोबदल कैसे हुई ये बताते हैं हम आपको। हमारा आवेदन जो कि 2018 में, जब मई में जो हमने भेजा, उसमें था कि क्या ये बदला गया है अवमूल्यन, क्या भारतीय रुपए के अवमूल्यन भारत की रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया है। ये बार बार आप कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल ये पूछा गया है कि जो रुपए का डिवैल्यूएशन किया है, आप कह रहे हो पहले सोना होता था, अब सोना नहीं होता है रुपए के बदले में। इसका मतलब आपने कोई ना कोई नियम तो फॉलो किया होगा, कोई तो ऐसी पावर आपको मिली होगी जिसके तहत आप ये सब कर सकते हैं। यदि आपको कोई पावर नहीं मिली तो कैसे? तो हमने ये पूछा है मात्र उनसे कि आपने जो ये अवमूल्यन किया है, जो आपने इसकी डिवैल्यूएशन की है, ये 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके अंतर्गत किसी पावर के तहत किया गया है क्या? तो उसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि दे दो। इसका जवाब दिया हां, आरबीआई अधिनियम की प्रस्तावना, यानी कि उन्होंने उसकी प्रस्तावना जो थी उससे, और धारा 17(3)A और 40 और 45(W) से आरबीआई को मार्केट प्रचलन के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। अब इसको देखिएगा, बड़ा कमाल की बात क्या है। इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि मिली तो प्रस्तावना में लिखा गया
इसकी तीसरी पंक्ति में देश के लाभार्थ चलाने के लिए भारत के लिए एक रिजर्व बैंक का गठित करना समीचीन है। जो प्रस्तावना है उसमें लिखा भारत के लिए, इसमें भारत के लिए शब्द को हटा दिया गया है, जिससे ठीक उल्टा अर्थ निकलता है। यानी जो प्रस्तावना में, अब जो प्रस्तावना आपको मिलेगी आरबीआई एक्ट की, उसमें भारत के लिए हटा दिया, देश के लाभार्थ चलाने के लिए एक रिजर्व बैंक गठित करना समीचीन, सिर्फ यही है, ये हटा दिया गया है। वैध रुपया जनता या शोषण, देश को शोषण मुक्त रखता है, जबकि अवैध रुपया जनता या देश का भयंकर शोषण करता है। ये याद रखना है आपको। आपका रुपया यदि लीगल है, यदि वैध है, तो वो शोषण से मुक्त रखेगा, यदि वो इलीगल है तो फिर वो शोषण करेगा बहुत बुरी तरह से। ये पेज नंबर 42 पे आपको मिलेगा जो प्रस्तावना की कॉपी है। ये प्रस्तावना की कॉपी इसमें किताब में जो डिजिटल वाली है उसमें बहुत साफ साफ छपी हुई है, बट प्रस्तावना आपको वैसे भी मिल जाएगी, आरबीआई के वहां पर मिल जाएगी। इस आरबीआई अधिनियम की प्रस्ताव ने देश शब्द का आशय ब्रिटेन से है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त भारत गुलाम है। 1934 में देश जो चल रहा है वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के हिसाब से चल रहा है, और भारत को कभी भी इंग्लैंड ने देश नहीं कहा है, इस बात को देखिएगा। आज भी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है, आज भी कॉमनवेल्थ में शामिल है। भारत के संविधान में भारत को कहीं भी देश कहकर संबोधित नहीं किया गया है, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहकर संबोधित किया गया है, और हर राज्य देश के अधीन होता है। प्रश्न उठता है, क्या कूटकरण या अवमूल्यन करने के प्रश्न को, यानी कि जो डिवैल्यूएशन वाला प्रश्न है, उसको आरबीआई द्वारा मार्केट प्रचलन के लिए प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको आगे बताया गया है कि भैया हमने किसी व्यापार को चलाने की परमिशन दे दी, अगर किसी व्यापारी को अगर कह दिया कि तुम यहां व्यापार कर सकते हो, और वो कह दे कि हमें यहां व्यापार करने की परमिशन मिल गई है, और अगली बार वो क्या करे कि 100 ग्राम का बट्टा है, उसके ऊपर वो एक जीरो और लगा दे और कह दे ये 1000 ग्राम का बट्टा हो गया, और वो सबको सामान उसी 100 ग्राम के बट्टे से देने लग जाए और कहे कि ये 1000 ग्राम है, ये 1 किलो है। और दुनिया जब उनसे पूछे कि तुम ये किस हिसाब से कर रहे हो, तुमको किसने अधिकार दिया 100 ग्राम के बट्टे को 1000 ग्राम का बट्टा बोलने का, तो वो कहते हमें यहां पर पावर मिली है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी सत्ता में है, उस वक्त कांग्रेस में मनमोहन सिंह बैठा हुआ था, हमसे पूछे बिना कानून बना दे और कह दे कि हमें पावर मिली है कानून बनाने की। यही ठगी आपके साथ की जा रही है। अभी ये कह रहा है कि पकड़ लिया जाए तो कहते मार्केट प्रचलन के लिए शक्तियां हमें प्राप्त हैं। ये छल कपट है भाई, ये नहीं चलेगा। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने नियम और कानून का उल्लंघन कर रुपए के दस्तावेज का कूटकरण यानी कि डिवैल्यूएशन करके कानून की अवहेलना और संविधान की अवमानना की है, जो देश की जनता के साथ छल कपट, धोखा, लूटपाट, शोषण और देश के साथ गद्दारी और विश्वासघात है या नहीं, ये आप बताइए। आप बताइए कि जब उनको पावर ही नहीं है रुपए को डिवैल्यूएट करने की और रुपए को मार्केट के हवाले करने की, जब उनको शक्तियां ही प्राप्त नहीं है, तो किस आदमी ने यह आदेश पारित किया? अगर जिसने यह आदेश पारित किया उसे वो शक्तियां प्राप्त है या नहीं, ये सवाल पूछने का है। जनता सरकार मोर्चा के गांव-गांव में जब लोग बन जाएंगे, तो जब अपना एक हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जिला अधिकारी से, अपने ब्लॉक समिति से, अपने सरपंच से, अपने एमएलए से, अपने पार्लियामेंट के मेंबर से और अपने एसडीओ से, अपने एसडीएम से सवाल पूछेगा, कहेगा कि हमको बताओ ये किसने दी तुमको पावर, तुमको ये सब करने की। और जब अगर सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो उनको मानने से मना करना पड़ेगा। ये नोट हमको मानने से मना करने पड़ेंगे। नोट के बदले असली धन हमको इकट्ठे करने पड़ेंगे। असली धन हमारे पास हमारा पशुधन, हमारी सेहत, जिसको स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया, हमारा अन्न धन, हमारा श्रम धन, मेहनत, हमारी ऊर्जा जो हमारे पास हमारे पेड़ों में है, हमारे पौधों में है, जो सूरज से हमको मिलती है, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये असल धन है। पशुधन असली धन है, अनाज असली धन है, धातु सोना असली धन है, फसलें, पानी, नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं,
मतलब चाहे धूप हो, शुद्ध हवा हो या पानी हो, वो सब असली रिसोर्सेज हैं। कोयला असली धन है, जहां भी ऊर्जा स्टोर होती है, एल्यूमिनियम या दूसरी धातुएं, वो सब असली धन है। उनको लेकर के हमको कागज की टुकड़ियां, वो भी अवमूल्यन की हुई, पकड़ा दी जाती है। इस पे सवाल पूछना पड़ेगा हम लोगों को सरकारों से, और जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये लोग हमको जवाब देंगे नहीं, और जब तक ये जवाब नहीं देंगे आप समझ लीजिएगा आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने देंगे ये। गांधी जी का अपमान किया, क्यों किया? क्योंकि 1990 में जब इन्होंने गारंटी खत्म करके बाजार के हवाले रुपया कर दिया, बाजार के हवाले, बाजार में कौन बैठता है? बाजार में बिकने के लिए, खुद को बेचने के लिए। रुपये को खुद को बेच दिया, रुपया को वेश्या बना दिया इन लोगों ने, भारत के रुपये को। और ये कहते हैं समर्थन में, अब संपत्तियां समर्थन के रूप में रखी जाने लगी, अब गारंटी नहीं रहने लगी। उसके बाद 2015 में प्रश्न रखा कि गांधी की फोटो कब से लगा रहे हो और किसके द्वारा लगाई गई और कब तक लगाई गई, कब कब लगाई गई, ये पूछा गया। तो उन्होंने बताया फिर उसके बाद कि 96 में 100 रुपए के नोट पर लगाई, जून की 96 में, 4 जून को, 13 जून 96 को 10 रुपए के नोट पर लगाई, 14 मार्च 97 को 50 रुपए के नोट पर, 20 अक्टूबर 1997 को 500 रुपए के नोट पर, 9 अक्टूबर 2000 को 1000 रुपए के नोट पर, और 24/8/2001 को 20 रुपए के नोट पर, नवंबर 2001 को 5 रुपए वर्ग के नोट पर महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई। अब इसमें वो सवाल आता है फिर से, इन नोटों में गवर्नर के वचन खंड में रद्दो बदल करने और केंद्रीय सरकार के गारंटी को समर्थन में कहते। इन समर्थित नोटों और अवैध नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का फोटो लगाकर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बापू का सम्मान किया या अपमान? जिस गांधी ने अंग्रेजी सरकार उसके शोषण का विरोध किया, उसी ब्रिटिश सरकार की रिजर्व बैंक ने कूटकरित अवैध रुपए पर, यानी कि अवमूल्यन किए गए इलीगल रुपए के ऊपर गांधी का फोटो लगाया और देश का शोषण किया। इससे बड़ा गांधी का अपमान और क्या हो सकता है? और ये गांधी का अपमान किसने किया मालूम है? उसी यूपीए की सरकार ने। बड़े राजी होते हैं ना हम लोग, वो कहते हैं गांधी की विरासत लेकर के चलते हैं राहुल गांधी, बताए ना कि गांधी का अपमान इतना क्यों किया उनकी सरकार ने। भारतीय न्याय संहिता के अंदर यह कूटकरण अपराध है। अब कमाल की बात यह है, भारतीय न्याय संहिता अब बनी है, इससे पहले आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी को बदल करके अब बीएनएस बना दिया गया है। उसमें भी कूटकरण अपराध है, और पहले भी था, अंग्रेजों ने बनाया था उस वक्त, उसमें भी अपराध था। अब इसको आप देख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया, अब इसमें षड्यंत्र क्या था? एक और षड्यंत्र रचा गया था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी रुपये को कॉइनेज एक्ट 1862 में ज्यों का त्यों अपनाने और उसका नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया रखा गया। ये हम पहले अपने चौथे नंबर पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस रुपए के मानक मूल्य कूटकरण पर भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अब नया बना है बीएनएस, उसका अध्याय 10 धारा 178 से 188 तक सिक्कों, करेंसी नोट और बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प के कूटकरण अपराध संबंधी धाराएं हैं। ये आईपीसी की धारा अध्याय 18 के धारा 489 ABCDE तक करेंसी नोट और बैंक नोट के कूटकरण से संबंधी आपराधिक धाराएं हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जो प्रमाणिक साक्ष्य है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाई है। इसको समझना क्यों जरूरी है? सबसे पहले जिसने उस रुपए का कूटकरण किया, जिसने उसको बाजार के हवाले किया, उस आदमी के दस्तखत यदि हैं, हमको यह पता करना है क्या उसे उस कूटकरण की ताकत मतलब उसके पास थी। यदि उसके पास वो ताकत नहीं थी, यदि उसको कूटकरण का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उसने उसका कूटकरण क्यों किया? यदि किया तो उसको सजा क्या मिली? यदि नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? और जब कूटकरण हो गया तो उस कूटकरित रुपए को हम क्यों चलन में लें? क्योंकि ये जो धारा हमने बताई है 178 से 188 तक अध्याय 10 में बीएनएस 2023 के हिसाब से, उसके हिसाब से भी यदि आप इस नोट को लेकर के बाजार में जाते हो और मैं यदि ये क्लेम कर दूं कि आपके हाथ में पड़ा हुआ नोट नकली है, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे ये असली है। यदि आप इसको रिजर्व बैंक को भी चिट्ठी लिख करके पूछ लेंगे क्या ये असली है, वो रिजर्व बैंक भी नहीं बताएगा कि ये असली है, क्योंकि ये सब अवैध है। आप पूछिएगा लीगल टेंडर है क्या ये, इसके बदले में क्या रखा है, पूछ तो लीजिए। आप बैंक में जाकर के एक बार बैंक के कर्मचारी को एक 100 रुपए का 10 रुपए का नोट दे करके एक चिट्ठी लिखकर पूछिएगा कि मुझे 10 रुपए चाहिए अपने, जो इसके ऊपर लिखे हुए मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो 10 रुपए मांग करके देखिए, आपको नहीं मिलेगा। चांदी का सिक्का, रुपए का पहला कूटकरण 1940 में हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। इसका उद्देश्य था भारत का शोषण करके ब्रिटिश खजाने को भरना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।
ये वो हमने पिछली बार आपको दिखाया ही था, वो जो इसी किताब के अंदर जो अपने सभी जो 15 देश हैं, टॉप के 15 देश जो दिए हुए हैं, ये पेज नंबर 126 से लेकर के और पेज नंबर, आप जब आपके पास किताब है तो 134 तक आप एक बार देखिएगा इसमें कि भारत कैसे पहले नंबर पर से लेकर के और जैसे जैसे आजाद होता है भारत कैसे नीचे सरकता रहता है उस श्रृंखला में, जब वो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है एक स्थान पर तो पहले और दूसरे स्थान पर एक समय पर तो, और जैसे जैसे इंग्लैंड और यूएसए, यूके और यूएसए ऊपर आ रहा है वैसे वैसे भारत नीचे खिसक रहा है। यानी भारत की जो संपदा है उसको लूटा जा रहा है। रेलवे बना करके रेलवे बिछा दिया, सारी संपदा को रेलवे के माध्यम से पहले पोर्ट तक लेकर जाया गया और पोर्ट से फिर विदेशों में लेकर जाया गया। आज भी विदेशी लोगों की कंपनियों ने इन्वेस्ट किया भारत की कंपनियों में, चाहे टाटा में किया, चाहे जिंदल स्टील में किया, इधर अडानी के जितने भी कार्यक्रम है उनमें किया, अंबानी के कार्यक्रम में, रिलायंस में किया, और सबने इन्वेस्टमेंट करके इन कंपनियों की हिस्सेदारी करी, फिर इनको यहाँ पर ठेके दिलाए, फिर यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज जो जितने प्राकृतिक संसाधन है, चाहे कोयला है, सोना है, अबरक है, चांदी है, जितना, उन सबको लेकर के अब पोर्ट पर लेकर जा रहे हैं और फिर पोर्ट भी सारी की सारी अडानी को सौंप दी गई है और फिर वहां से बिल्कुल बिना रोक टोक के आवागमन जारी है और सारा धन लूटा जा रहा है उसी प्रकार से जैसे उस वक्त लूटा जा रहा था। जिस प्रकार देश आजाद होने से पहले 1940 में स्थिति थी, देश के अंदर दंगाई माहौल बनाया जा रहा था, उस वक्त भी ये काम आरएसएस कर रही थी और आज भी ये काम आरएसएस कर रही है। वही नफरत का माहौल बना रही है देश के अंदर ताकि लोग आपस में एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाएं, और जब सच्ची में देश बर्बाद हो रहा हो तो उस वक्त ये लोग मौका परस्त लोग फिर से मारकाट चालू कर दें। इसलिए देश के लोगों को बड़ा संगठित रहना होगा, समझ से रहना होगा कि इस लूट को छिपाने के लिए देश में दंगे कराए जाएंगे, जैसे 47-48 में दंगा कराया गया, विभाजन कराया गया, वही हालत लेकर के आई जाएगी। ये जो खालिस्तान का प्रोपेगेंडा है ये सरकार द्वारा समर्थित है और पूरे भारत को गुलाम बनाने के लिए इस हिस्से को अलग करने की साजिश है कि ये लोग लड़ते लड़ते पूरे भारत को बचा लेंगे, इसीलिए इन लोगों को अलग कर दो। इस खेल को समझिएगा आप लोग, आपको नहीं समझ में आया तो बहुत पछताएंगे पूरे भारत के लोग कि सबको एक बात माननी होगी कि हसदेव के साथ भी सबको खड़ा होना होगा, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी खड़ा होना होगा, रोडवेज भी बचानी है, रेलवे भी बचानी है, एलआईसी भी बचानी है, भेल भी बचानी, रेल भी बचानी। रेलवे की लाखों एकड़ जमीन प्राइवेटाइज की जा रही है, आर्मी की सारी डिफेंस की कितनी खाली पड़ी जमीनों को बेचा जा रहा है, अभी नीलाम किया जा रहा है सब जमीनों को, मध्य प्रदेश में नीलाम किया जा रहा है। अभी तेलंगाना की वीडियो देखी मैंने, आज की देखी, आज कितनी तारीख है, मैं तारीख बताता हूं आज आपकी, थर्सडे 3 अप्रैल को ये रिकॉर्ड हो रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां यूनिवर्सिटी की जमीन बेची जा, 400 एकड़ जमीन को नीलाम किया जा रहा है, छात्र और शिक्षक वहां विरोध कर रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। यही काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है, यही सरकार योगी की सरकार में हो रहा है, यही ममता की सरकार में हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। देश के अंदर अस्थिरता का माहौल लाया जा रहा है, दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। भारतीयों की लूटपाट और शोषण के लिए 11 मार्च 1940 को सैकड़ों सालों से चले आ रहे गवर्नमेंट रुपया का ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपने बनाए नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कॉइनेज एक्ट 1906 के द्वारा निर्धारित रुपये के मानक कूटकरण किया गया, जिसका प्रमाणिक दस्तावेज एक्ट 6 ऑफ 1940 है। यह कूटकरण चांदी के गवर्नमेंट रुपये का पहला कूटकरण था, जिससे भारत की बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ती चली गई और भारत की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। कॉइनेज एक्ट 1906 का 1940 में किया गया गवर्नमेंट रुपये का कूटकरण विधि शून्य है, यानी उसमें कानून कुछ भी नहीं है, क्योंकि रुपये के कूटकरण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है बल्कि अपराध है। उन्होंने कूटकरण तो कर दिया, किया अंग्रेजों ने 1940 में, लेकिन कानून इसकी इजाजत देता ही नहीं है मेरे दोस्त। वैध रुपया जनता और देश में आर्थिक अभाव नहीं आने देती है, अवैध रुपया जनता और देश में आर्थिक अभाव कभी खत्म नहीं होने देती, बस ये बात का ध्यान रखना। अब ये एक्ट 6 ऑफ 1940 है, जिसको अभी एक्सप्लेन किया, जो भी बताया गया था, इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं पेज नंबर 44 में। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दी गई है कि सिल्वर कॉइन को अब जो है वो उसकी वैल्यू को खत्म कर दिया गया है कि अब दूसरा कॉइन आ जाएगा, सिल्वर कॉइन को हम हटा रहे हैं। ये जो गेम प्लान है जिसको समझना है, यदि हमने इसे नहीं समझा तो फिर हमारे साथ में जो छल है वो लगातार होता रहेगा। अब आपके ऊपर है कि आप इस छल को किस तरह से देखते हैं। मतलब
छल इन द सेंस मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये छल की जो परिभाषा है वो ये है कि पहली बात, जिसने भी ये कानून बनाया उसको ये कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, बना दिया है वो कानूनन वैलिड ही नहीं है। जब आईपीसी में भी वो अपराध है और आपके बीएनएस में भी वो अपराध है, तो फिर भैया किस तरह से आप ये कह सकते हो कि वो वैलिड है, वो आपने जो किया है वो सही है? एकदम गलत है भाई। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। अभी हमने पेज नंबर ये कर लिया 45 तक, हम इसको पूरा कर चुके हैं। और 45 के बाद हम ये अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद सैद्धांतिक भारतीय रुपया, इसके ऊपर हम 8वें भाग में चर्चा करेंगे। इन 7 भागों तक आपको कैसा लगा है, किस तरह से आपके दिमाग में जितने प्रश्न आए हैं, आप अपने प्रश्नों को यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं अपने निडर इंडिया चैनल के जितने भी कमेंट्स होंगे उनमें से सारे प्रश्न निकाल करके आपको एक ऐसी वीडियो बना देंगे जिसमें उनके उत्तर लिखे हों, और फिर हम लोग 10 वीडियोस के बाद में एक प्रश्न उत्तर वाला बनाएंगे। अभी ये 7वीं वीडियो थी। आप सब लोग इसको देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, इसको शेयर भी कर रहे हैं, देश की जनता को जगा भी रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके 8वें पार्ट पर हम जल्दी ही मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।